हेलो क्लास 9, वेलकम टू एड्यूफ्राई विद नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और ये चैप्टर हमारा चल रहा था, हम 2-3 टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग से जनरल से हम डिस्कस कर चुके थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। उसमें आपने वोटर्स लिस्ट देखा, उसमें आपने जनरल एमएलए एमपीज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। आई होप जो बच्चे मेरा लेक्चर डेली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने प्रीवियस लेक्चर में वो लिस्ट भी देखी होगी कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शंस में रहती हैं स्टेट वाइज, ठीक है, पूरे इंडिया की। उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन जो रहता है उसमें कमेंट डाल सकते हैं। ऑल्सो आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं टॉपिक नहीं बोलूं, ये एक ही टॉपिक है, बहुत सारे नहीं है। और बहुत मजा आएगा आपको जानकर, क्योंकि ये जनरली कभी सुनने में नहीं आता इन चीज के बारे में, ठीक है। तो ये सिर्फ पढ़ने में आता है और 9th क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है। अब सुन के मजा आएगा। देखो, इलेक्शन के टाइम क्लास 9 आपने कई बार सुना होगा, टिकट है ना, उस कैंडिडेट को टिकट मिल गया, वो उधर से लड़ रहा है, उस कैंडिडेट को उधर से टिकट मिल गया, उस कैंडिडेट इसको फला फला को उधर से कैंडिडेट को टिकट मिल गया। तो ये टिकट मिलना क्या होता है? टिकट मिलना होता है नॉमिनेशन होना किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन में, मतलब कि उसका खड़ा हो जाना इलेक्शन में और उसको वैलिड प्रूव हो जाना उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उसको उस पर्टिकुलर जगह से पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया जाता है। अब इसका क्या प्रोसेस होता है? जब आपको मान लीजिए आपका मन है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे टिकट मिल जाए, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होंगी, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही छोटा और बहुत क्यूट टॉपिक है, दैट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। पहला चीज कह रही है मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं इलेक्शन में, इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो आपकी एज कम से कम 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, विलिंग कैंडिडेट यानी कि जो खड़ा होना चाहता है कैंडिडेट शुड फिल द नॉमिनेशन फॉर्म। एक फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब साथ में इस फॉर्म के भरने के साथ में आप कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे, कुछ पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा, ये बाद में जो है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी के लिए रहता है इन केस अगर आप कोई इलेक्शन कमीशन का, ये हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसी का अगर आप कोई भी नॉर्म तोड़ते हो तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके लिए होती है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लॉज अभी कुछ साल पहले जुड़ा है, और वो है कि लीगल डिक्लेरेशन हैज टू बी सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये डिक्लेरेशन अभी कुछ साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी ये बहुत सारे इलेक्शन में धांधलेबाजी चल रही थी ना और गलत कैंडिडेट्स आ रहे थे, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कड़क कदम उठाया। और बहुत, मैं कहूंगी सख्त और कड़क तो बात की बात है, ये बहुत सही कदम उठाया है जो उन्होंने लिया है इलेक्शन को एकदम फेयर बनाने के लिए। और उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन एक लीगल डिक्लेरेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, जिसमें 3 बातों का आपका ब्यौरा रहेगा अगर आप एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट होना चाहते हैं। पहली चीज, इफ सीरियस केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग, ठीक है, अगर आपके खिलाफ कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है, उसका पूरा डिटेल ब्यौरा आप कोर्ट को सबमिट करोगे। बहुत रेयर केस में, मतलब ऐसा होता है कि इफ यू आर सीरियसली यू सीम्स टू बी अ क्रिमिनल, तो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब इसमें समझ लो कि आपको अपना वर्डिक्ट देना होता है कि मैं एक इनोसेंट सिटीजन हूं, मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, और अगर कुछ ऐसा केस आपके खिलाफ चला है तो उसकी हिस्ट्री जाती है। दूसरा, डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट एंड फैमिली एज वेल। आपकी अपनी संपत्ति, कर्ज जो भी आपने ले रखे हैं, उन सब की डिटेल आप सुप्रीम कोर्ट को दोगे। साथ में ना सिर्फ अपने फैमिली का भी डिटेल, इफ यू आर लिविंग विद योर फादर तो अपने फादर का, इफ यू आर लिविंग विद योर वाइफ, सन, डॉटर, तो उनका सबका आपको जो है ब्यौरा वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाना रहता है। थर्ड देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं इसकी भी डिटेल आपको सुप्रीम कोर्ट को देनी होती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कोई बार नहीं है, मतलब अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी आप इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो और आप नॉमिनेट हो सकते हो, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, यही सवाल है कि बट देयर इज नो बार ऑन इट, देन व्हाई? क्यों गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतने सारे जो है इतने खूबसूरत से नॉर्म्स बनाए हैं ताकि जो इलेक्शन है वो फेयर रहे, तो वो क्यों एक ऐसा नॉर्म नहीं बना देता जिसमें ये जरूरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए कि कम से कम आदमी ग्रेजुएट तो हो,
जो इलेक्शन में खड़ा होना जा रहा है बीकॉम बीए समथिंग समथिंग ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो क्यों नहीं है, कभी सोचा है आपने? देखो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोर्ट बिलीव करती है कि हर इंसान एक तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है कि उसने पढ़ाई की हो तभी उसको नॉलेज हो। कई बार बंदा कोई क्रिकेटर है, मान लो वो 10th फेल है पर क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी है, तो उसको नॉलेज होगी, डिग्री नहीं है ना सही पर उसको नॉलेज होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी अपने एरिया से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसको सारी समस्याएं पता होती हैं, उसके पास स्किल होती है उन समस्याओं को सॉल्व करने की, लेकिन डिग्री नहीं है। तो ऐसे केस में आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप इलेक्शन में खड़े ना हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी जहां पे हमने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होगी, एंड व्हेन इट कम्स ऑफ द पीपल, तो ऑफ द पीपल में हम रेस्ट्रिक्शन या बार नहीं लगा सकते बच्चों, ठीक है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार लगा देगी, सबसे मजेदार बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बार लगा दिया कि कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आपको पता है 60 to 70% आपके मिनिस्टर्स जो आपके राजनीति में बैठे हुए हैं वो सब बाहर हो जाएंगे राजनीति से, और वो सब इलेक्शन लेकर आए और हमारा जो ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है ना वो पूरा हिल जाएगा। तो इसलिए हम कोई बार नहीं लगा सकते। हमने ये जो फैसला है ये पब्लिक पर छोड़ा है। अगर पब्लिक को लगता है कि इनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो पब्लिक उनको वोट ना करे, पब्लिक उसी को वोट करे जो पढ़ा लिखा है, ठीक है। और अगर जो है आपकी पब्लिक को लगता है, पब्लिक को ये फील होता है कि भाई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है नेता बनने के लिए, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, दिस इज योर ओपिनियन कि पढ़ाई लिखाई कोई भी समाज कल्याण करने के लिए जरूरी है या नहीं है, पब्लिक सर्विस देने के लिए जरूरी है या नहीं है। अगर है सो यू गिव वोट टू द कंसर्न पर्सन, नहीं है तो आप कंसर्न पर्सन को दीजिए, आप फ्री है ये डिसाइड करने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई भी बार नहीं लगाया है। समझ में आ रहा है? इसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, कोशिश करेंगे कि यहीं पे याद हो जाए बच्चों। पहली चीज कि आपकी उम्र टू बी नॉमिनेटिंग एज अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन 25 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आप एक नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट ईसी है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर 3 बातों का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एफिडेविट लीगल पेपर हो गया। पहला, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसका एफिडेविट जाएगा, आपकी एसेट और लायबिलिटी अलोंग विद योर फैमिली, उसका डिटेल ब्यौरा जाएगा। ऑल्सो जाता है आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक चीज बच्चों उसमें मिसिंग है, ये भी अब बहुत तेजी से जुड़ रही है, दैट इज, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इनकम टैक्स क्लेम, ठीक है। अब ये जुड़ गया है कि ये बहुत मैंडेट हो गया है हर एक मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है कि उसका खुद का इनकम टैक्स क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको जो है पहले क्लियर करना होता है अपना सारा इनकम टैक्स का ब्यौरा और फिर वो एलिजिबल माना जाता है। अगर इनकम टैक्स उसका रिटर्न फाइल नहीं है तो उसको तब तक, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा कुछ नॉमिनेटिंग में नहीं उसको एलिजिबल माना जाता है। और ये बहुत बढ़िया क्लॉज है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि इनकम टैक्स आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उस गवर्नमेंट का खुद का क्लियर होना जरूरी है इनकम टैक्स, तो इसलिए ये क्लॉज बढ़ाया गया है। ये जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है। 1 मार्क में मैं पूछ लेती हूँ बच्चों से कि बताइए, जैसे मैंने एक बार एग्जाम में दिया था इस तरीके से क्वेश्चन कि सपोज अ कैंडिडेट इज विलिंग टू नॉमिनेट हिमसेल्फ इन द इलेक्शन बट हिज इनकम टैक्स इज नॉट एट ऑल क्लियर, ठीक है, आर यू गोइंग टू वोट फॉर सच अ पर्सन? तो यहाँ पे वो टेक्निकल सोच लगानी है कि क्या इनकम टैक्स क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो वो बच्चों ने अपने हिसाब से दिया था, पर जिसने ना बोला था कि नहीं, तो उसका जवाब फिर मैंने जो था वो सही नहीं समझा था। उसका रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट पब्लिक से बोलती है कि इनकम टैक्स रिटर्न करो, इनकम टैक्स रिटर्न करो, तो उसका खुद का पहले क्लियर होना जरूरी है। तो ये अब क्लॉज है, ये अब क्लॉज है, कई जगह पर ये क्लॉज बन गया है, ये लीगल क्लॉजेस में आ गया है। तो आप दिस इज अ लीगल क्लॉज नाउ एंड दिस इज इट। यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं टू बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट इन कंटेस्टिंग इलेक्शन वो फिनिश होते हैं। एंड बहुत संक्षेप में था ये टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स, क्योंकि वो भी इतने ही प्यारे, इतने ही आसान और इतने ही इंटरेस्टिंग। ओके, बाय बाय।